इसके कॉन्सेप्ट को हम सबसे पहले देखेंगे कि हाइब्रिड वॉर क्या होती है, और मुख्तलिफ जो जनरेशन्स हैं वॉर की वो सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन में क्या वॉर किस तरह होती थी, सेकंड में कैसे होती थी, थर्ड में, फोर्थ में, और अभी जो चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा जी इसके सर। बारे में आप लोगों ने सुना होगा जी सर। सोशल मीडिया पे भी और इधर उधर। तो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है उसके बारे में हम लोग जो है ना बात करेंगे कि उसको उसमें थोड़ा डिटेल में जाएंगे। फिर हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर इन दोनों में क्या फ़र्क है। फिर हम देखेंगे कि लास्ट में कि जो हाइब्रिड वॉर है इसके इस ये कैसे लड़ी जाती है, इसके क्या क्या टूल्स हैं, क्या क्या इसके जो है ना टैक्टिक्स हैं। तो हम वो टूल्स और टैक्टिक्स जो हैं वो भी इसमें देखेंगे आज के लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। हम लोग देखते हैं ये मुख्तलिफ जनरेशन जो हैं वॉर की, उस पर आते हैं। जनरेशन ऑफ वॉर जी, सबसे पहली जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन वॉर जो थी, उसमें ऐसे होता था कि जो हमारा एनिमी होता था वो नॉन होता था, और हमें पता होता था, क्योंकि उस जंग में ऐसे होता था कि एनिमी यानी जो दुश्मन होता था वो सामने होता था और हम उसके साथ लड़ रहे होते थे। और वेपन्स जो होते थे उस टाइम तलवारें या एरोज होते थे, जो तीर वगैरह होते हैं। तो ये इस तरह जो है ना जंग लड़ी जाती है, यानी दुश्मन एक दूसरे के आमने सामने खड़े होके ट्रिवियल वेपन्स सच एज वो स्वॉर्ड और एरोज, ये जो होते हैं इनके ज़रिए वो लड़ते थे। तो ये फर्स्ट जनरेशन वॉर जो थी उसमें ऐसे होता था कि एनिमी जो होता था वो पता होता था हमें, क्योंकि एनिमी जो होता था वो सामने होता था। जी सर। यानी आपने पढ़ा होगा कि सफ बंदी होती थी, एक तरफ जो है दुश्मन एक साइड खड़ी है, दूसरी तरफ दूसरी है, तो वो आपस में लड़ रहे हैं। और वेपन्स जो होते थे जी वो सर। क्या होते थे, तलवारें वगैरह और तीर होते थे। अब जो सेकंड जनरेशन जो वार आई उसमें भी दुश्मन हमें नोन होता था, दुश्मन जो होता है उसका पता होता था कि हमने किसको मारना है। लेकिन वेपन्स जो होते थे वो जी थोड़े सर। मॉडर्नाइज हो गए, गन्स आ गए, बुलेट्स आ गए। ठीक है, यानी गन्स के ज़रिए, जी सर। बुलेट्स के ज़रिए जो है ना वो लड़ा जाने लगा, जैसे वर्ल्ड वॉर वन जो है उसमें ऐसे हुआ था। ठीक है। जी अच्छा, सर। थर्ड जनरेशन वॉर जो है इसमें ऐसे हुआ कि एनिमी इसमें भी नोन था, हमें पता था कि किसको मारना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें जो न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, मिसाइल्स आ गए। ठीक है, इसमें क्या वेपन बदल गए हैं। जी सर। देखिए पहली तीनों जनरेशन्स में वेपन्स बदल रहे हैं। एनिमी जो है वो हमेशा हमें पता है कि एनिमी है, किसको हमने मारना है, किसको कत्ल करना है, किसके साथ लड़ना है, ये हमें पहले जी पता सर। था। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन जी सर। वॉर है ना, इसमें ये हुआ कि एनिमी जो है उसका हमें पता ही नहीं है, एनिमी को का पता नहीं है, और वेपन्स जो हैं वो और डिस्ट्रक्टिव हो गए हैं। वेपन्स जो हम देखें, अब केमिकल वेपन्स आ चुके हैं, और इस तरह के अ, ऐसी जैसी ऐसे ऐसे नए वेपन्स आ चुके हैं कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जी सर। हमारे पास यानी तबाही आ रही है। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन जी वॉर सर। में क्या हुआ कि हमें जो लड़ रहे थे उनको ये नहीं पता था कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना। ठीक है, तो जी सर। चेंज क्या हुआ है अभी कि एनिमी नोन नहीं है। आजकल जब लोग देखें, खुद कुछ हमला होता है, खुद कुछ हमला जो होता है उसमें क्या होता है कि आप जो है ऐसी जगह खुद कुछ हमला करते हैं, लेकिन आप जिसको मार रहे हैं आपको नहीं पता किसको मार रहे हैं, और जो मार रहा है उसे भी नहीं पता उसे क्यों मारा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना सिचुएशन है, ये फोर्थ जी। जनरेशन में हो गई थी। अब हुआ क्या कि आगे हम देखते हैं कि हाइब्रिड वॉर पे जी जो सर। है, एक हम इस पे ना इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं अभी हम। अब हुआ क्या कि केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स जब आए, और ये भी पता चल गया कि हमें जो दुश्मन है ना वो भी अननोन हो चुका है, दुश्मन जो है वो सामने आके हमले नहीं कर रहा, और अच्छा। ठीक है, दुश्मन जो है वो सामने आके हमले नहीं कर रहा, दुश्मन जो है उसका पता भी नहीं है। तो उस इस सूरत में फिर उन्होंने ऐसे सोचा कि बजाय इसके कि हम लोग डायरेक्टली वॉर करें, बता के लड़ें, हम जो है इनडायरेक्टली जो है ना वॉर की जाए, इनडायरेक्टली जंग की जाए। ठीक है, जैसे आपने शुरू में पूछा कि इसे इनडायरेक्ट वॉर भी कहते हैं, तो इसको फिर इनडायरेक्टली लड़ना स्टार्ट जी किया सर। गया।
ठीक है। तो इसके लिए फिर जो है ना टैक्टिक्स मुख्तलिफ नए नए बनाया गया, जैसे प्रोपेगंडा, फॉरेन इंटरवेंशन, रजीम चेंज, इस तरह के जो चीज़ें हैं ना वो की गई। ठीक है। जी सर। तो जी फोर्थ सर। जनरेशन में जो मसला बना था ना वो क्या था कि हमारे पास एनिमी जो था वो अननोन हो गया था, दुश्मन जो है वो नामालूम था कि कौन हम पे हमला कर रहा है। तो फिर बजाय उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ जो है वेपन्स इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, केमिकल वेपन्स आ गए। तो उन्होंने सोचा कि अब अगर हम इस तरह लड़ेंगे ना तो इससे ऐसे होगा कि बहुत बड़े लेवल पे तबाही आएगी, मुल्क के मुल्क तबाह हो जाएंगे। अभी अगर कहीं पे न्यूक्लियर वेपन गिर जाए तो आपको पता है वहाँ पे आने वाली 100 नस्लें जो है ना वो भी उसके असरात उनमें आते हैं। जैसे अभी जैसे जापान में हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद न्यूक्लियर वेपन गिराया गया, तो वो न्यूक्लियर वेपन जो था उसकी वजह से ऐसे हुआ कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी जो जापान के शहर हैं जहाँ पे बम गिराए गए थे, वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं ना उनमें एबनॉर्मेलिटी होती है, वो नॉर्मल बच्चे नहीं होते, उनमें कोई ना कोई नुक्स होता है, कोई ना कोई उनमें प्रॉब्लम होता है बाय बर्थ। ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्योंकि इस अब आजकल जो वेपन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं, तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो है इनडायरेक्टली वॉर लड़नी चाहिए, इनडायरेक्टली अपने मकासद जो हैं उनको हासिल करना चाहिए, ना कि हम डायरेक्टली जाके लड़ें। ठीक है। तो अब ये फिफ्थ जनरेशन वॉर में ये वाली जी चीज़ सर। आई। अब आम तौर पे ना फिफ्थ जनरेशन वॉर को और हाइब्रिड वॉर को एक ही कहा जाता है। फिफ्थ जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉर को एक ही कहा जाता है, हालांकि इन दोनों में एक छोटा सा फर्क है। ठीक है। अब ये जो होता है ना, हम जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, जो टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं ना, जैसे प्रॉक्सी वॉर है, इंसर्जेंसी है, रिजीम चेंज है, साइबर अटैक्स हैं, ये इनडायरेक्ट टैक्टिक्स हैं। ये जितने भी टैक्टिक्स हैं यानी अपने दुश्मन को जो है ना डिस्टेबलाइज करने के लिए, उनको हाइब्रिड वॉर कहा जाता है। यानी अगर आप किसी मुल्क की किसी वेबसाइट पे अटैक करवाते हैं, साइबर अटैक करवाते हैं, तो ये क्या है, ये हाइब्रिड वॉर है। ठीक है। लेकिन फिफ्थ जनरेशन वॉर क्या होती है कि आपने उस मुल्क की किसी बड़ी वेबसाइट पे अटैक करवाया, तो अब अटैक के बाद क्या हुआ कि आपने कहा कि ये मुल्क जो है ये तो अपनी वेबसाइट संभाल नहीं सकता, तो ये बहुत ज़्यादा खतरे में है, कल को जो है ना इसके न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उन पे भी कोई इसी तरह जो है ना बगिंग करके तो उनको उनको भी जो है ना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये जो बाद में प्रोपेगंडा किया जाता है इसको बोला जाता है फिफ्थ जनरेशन वॉर। अब फिर सुने, हाइब्रिड वॉर क्या है कि आप ये जो टैक्टिक्स होते हैं, ये जो रिजीम चेंज का टैक्टिक हो गया या साइबर अटैक वाली बात हो गई, तो ये सारे प्रॉक्सी वार होगी, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये है हाइब्रिड वॉर। लेकिन इसके जी सर। बाद जो प्रोपेगंडा किया जाता है इसको बोला जाता है फिफ्थ जनरेशन वॉर। अब मैं फिर एक और एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान का जो वो है DHQ है, DHQ का पता है ना आपको, जो रावलपिंडी जी में सर। आर्मी का जो हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब आर्मी के जी सर। हेडक्वार्टर पे ना ऐसे हुआ कि 5-6 बंदे जो है ना उन्होंने हमला कर दिया। 5-6 बंदे जो है ना उन्होंने जी क्या किया, सर। अटैक कर दिया। अटैक जब हुआ तो ऑब्वियसली 6 बंदे जो हैं वो आर्मी के हेडक्वार्टर को फतह तो नहीं कर सकते, उसको जो है वो कब्जा तो नहीं उस पर कर सकते। तो जो 6 बंदों ने हमला किया था वो बेसिकली क्या था, वो पाकिस्तान में एक जो है ना एक करके, तो ये एक टैक्टिक इस्तेमाल किया गया, इसको बोलते हैं इंसर्जेंसी का टैक्टिक। ठीक है। अब उन्होंने वहां पर जो हमला किया उस हमले को हम कहेंगे जी हाइब्रिड सर। वॉर। वो क्या है, विच इज़ द पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉर। लेकिन उस हमले के बाद एक प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पे चला कि भाई पाकिस्तान अगर अपना जो आर्मी का जी हेडक्वार्टर है उसको दहशत गर्दों से, टेररिस्ट से महफूज नहीं रख पाता, तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को किस तरह महफूज रखेगा। ठीक है। तो हमला करना जो है वो हाइब्रिड वॉर है,
उसके बाद जो प्रोपेगंडा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है जी आपके पास फिफ्थ जनरेशन वॉर। समझ आ गई बात आपको जी? ये इन दोनों में फर्क है। अभी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नेक्स्ट है जी हमारे पास नेक्स्ट है जी टैक्टिक्स टू फाइट हाइब्रिड वॉर। हाइब्रिड वॉर को लड़ने के लिए कौन कौन से हाइब्रिड वॉर को लड़ने के लिए कौन कौन से जो है ना वो टूल्स यूज होते हैं? तो उनमें जो सबसे पहला टूल है ना वो है कलर जी सर। रेवोल्यूशन, प्रॉक्सी वॉर, फिर आ जाता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर आ जाता है साइबर अटैक, सर। फिर आ जाता है इकोनॉमिक सर। सैंक्शंस, ठीक है, फिर आ जाता है इंफॉर्मेशन जी सर। वॉरफेयर, फिर इंसर्जेंसी, फिर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये 8 किस्म के टैक्टिक्स हैं, और भी हैं, लेकिन फिलहाल आप इनको समझ लें तो मेरे ख्याल में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये टैक्टिक्स की बेसिकली नौयत क्या होती है। ये हाइब्रिड वॉर के हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर दोनों में फ़र्क है, ठीक है? तो हमने अभी बात जी कर रहे सर। हैं इस पे। चले नहीं, पहले आ जाता है कलर रेवोल्यूशन, ठीक है? कलर रेवोल्यूशन, जी सर। कलर रेवोल्यूशन ये होता है कि आप क्या करें कि किसी मुल्क में एहतजाज जो है ना वो करवा दें, यानी लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट जो है ना वो स्टार्ट हो जाए। लार्ज स्केल पे क्या हो जाए, यानी हर मुल्क हर शहर में हर इलाके में क्या हो, एहतजाज स्टार्ट हो जाए। एहतजाज। कोई भी वजह हो सकती है, वो महंगाई वजह हो सकती है, वो करप्ट गवर्नमेंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कलर रेवोल्यूशन क्या करती इस ये टैक्टिक में क्या किया जाता है कि बाहर से क्या करते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा की जाती है मुल्क के अंदर, महंगाई की सूरत में हो सकती है, या कोई अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो है उसकी सूरत में हो सकती है। तो अब क्या होता है कि एक लार्ज स्केल पे एहतजाज स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो जो एहतजाज होते हैं ना, अब वहाँ पर कोई ना कोई एक आध फिर उनमें एक लीडर भी बना दिया जाता है। फिर ऑब्वियसली जब एहतजाज होते हैं तो कोई एक आध लीडर भी खड़ा हो जाता है। अब वो फिर बड़े स्केल पे क्या हो जाते हैं, उस गवर्नमेंट को हटाने निकलते हैं। गवर्नमेंट जो होती है वो आर्मी को बुला लेती है। आर्मी जो होती है वो अपने लोगों पे गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि वहाँ पर खून खराबा शुरू हो जाता है, और वो मुल्क जो होता है वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। जब कोई मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाता है तो उससे अपने मफाद जो होते हैं उनके लिए उससे मुज़ाकरात किए जाते हैं, उसको जो है ना पुश किया जाता है कि वो यानी बात माने। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका को जी कहता है जी हमने आपकी बात नहीं माननी, हमने सी पैक से बाहर नहीं निकलना। अब अमेरिका क्या करता है, पाकिस्तान में उसने एहतजाज स्टार्ट करवा देता है। अनपॉपुलर गवर्नमेंट आई ना पाकिस्तान में भी, जो ये इनकी चल रही है नून लीग की, अनपॉपुलर है, जी सबको सर। पता है। तो अब ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट आई जी है, अनपॉपुलर गवर्नमेंट के खिलाफ फिर महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस गवर्नमेंट के खिलाफ लोग जो हैं वो क्या निकल रहे हैं, एहतजाज के लिए निकल रहे हैं। तो अब ये जो एहतजाज है कल को इतना बड़ा स्केल पे आ जाए कि फ़ौज इसके खिलाफ खड़ी हो जाए और ये सब कुछ होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में अमेरिका हमसे कोई भी बात मनवा सकता है, ठीक है? तो ये है कलर रेवोल्यूशन। जी सर। इसकी एग्जांपल है अरब स्प्रिंग। अरब स्प्रिंग क्या हुआ था, अरब स्प्रिंग में आपको याद होगा 2011 के बाद ना वहाँ पे इजिप्ट में, यानी मिस्र में, शाम में, और उसके बाद इराक में, आपके पास ये जो था लीबिया, ये सारे अरब कंट्रीज जो थे इनमें ये इसी तरह की सिचुएशन हुई थी कि वहाँ पे डिक्टेटर्स थे, डिक्टेटर्स के खिलाफ आवाम जो थी वो बाहर निकली, फिर वहाँ पे उन्होंने आर्मी बुला ली, वो लड़ाई शुरू हो गई। अभी तक वो मुल्क डिस्टेबलाइज है। ये सारे कंट्रीज जो थे ये इनके पास गैस के रिसोर्सेज हैं, ऑयल के रिसोर्सेज हैं, लेकिन वो फिर भी इतनी बदहाली में है, इतनी जो है ना तबाही में है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो हमारे यहाँ ये जो ग्लोबल पावर्स हैं, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन लोगों के वहाँ पे इंटरेस्ट है, इनके मफाद हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इंस्टेबिलिटी देखना चाहते थे। तो वो इंस्टेबिलिटी जो है ना उन्होंने क्रिएट की और अपने मफाद जो है वो हासिल कर लिए,
ठीक है, अपने जो उनके जो इंटरेस्ट जी थे वो सर। उन्होंने अचीव कर लिए। तो कलर रेवोल्यूशन जो है इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स जिसके ज़रिए हाइब्रिड वॉर जो है ना वो लड़ी जाती है। समझ गए बात? तो जी सर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी प्रॉक्सी वॉर पे। अब प्रॉक्सी वॉर क्या होती है? इसमें ऐसे होता है कि दो दुश्मन रियासतें जो होती हैं ना किसी तीसरी रियासत में, यानी दो दुश्मन मुल्क जो है वो किसी तीसरे मुल्क में जो है ना वो जंग लड़ रहे होते हैं, किसी तीसरे मुल्क में जंग लड़ रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब देखें, इंडिया है ना, इंडिया और पाकिस्तान है। अब इंडिया भी नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट जंग लड़े, ना ही पाकिस्तान चाहता है कि वो इंडिया के साथ जंग लड़े। सही है। जी सर। लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ मसला भी है, दोनों ये भी चाहते हैं कि ये मुल्क जो है ना वो डिस्टेबलाइज हो जाए। हम चाहते हैं इंडिया डिस्टेबलाइज हो जाए और इंडिया चाहता है पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाए। अब जी हम क्या सर। कहें, अफगानिस्तान में, हम अफगानिस्तान में इंडिया जो है ना, इंडिया के जो अफगानिस्तान में इंटरेस्ट हैं, उसके जो मफादात हैं, उन उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे अपना को जो है ना हम कुछ लोग खड़े कर देते हैं। तो वो क्या होगा कि हमारे वहाँ पे जो हमने लोग खड़े किए हैं, ये जो इंडिया के सपोर्टर हैं अफ़गानिस्तान में, वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे सपोर्टर और इंडिया के सपोर्टर वो आपस में जब लड़ना शुरू करते जी। हैं तो उससे क्या होता है कि एक वहाँ पे बदमज़गी बन जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी साइड जीतेगी, पाकिस्तान जीतता है या इंडिया वाली साइड, अफगानिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमने क्या किया, आपस में नहीं लड़ रहे, हम तीसरे मुल्क में लड़ रहे हैं, आपस में नहीं लड़ रहे बल्कि जी सर। तीसरे मुल्क में लड़ रहे हैं। तो ये बताने का मकसद बस। ये है कि जी प्रॉक्सी सर। वार ये होती है कि इसमें दो स्टेट्स जो होती हैं, यानी दो दुश्मन मुल्क जो होते हैं, वो आपस में नहीं लड़ते बल्कि जाके तीसरे मुल्क में लड़ते हैं। जैसे ईरान और सऊदीया की बात कर लेते हैं, ये दोनों जी सर। यमन में और सीरिया में लड़ रहे हैं। ठीक है। और अपने मुल्क इनके सेफ है, अपने मुल्क में कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब कोई धमाका नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन यमन और सीरिया को इन्होंने तबाह कर दिया हुआ है। तो ये क्या है, प्रॉक्सी वॉर है। जी सर। तो ये प्रॉक्सी वॉर जो होती है, इसमें भी क्या होता है कि हम दुश्मन को क्या करते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करते हैं। कैसे वाला कि जब एक आप तीसरे मुल्क में इस तरह के काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको वहाँ पे कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ रहा है ना, उसको वहाँ पे जी सर। असला फराम करना पड़ रहा है। वहाँ पे जो लोग उनके बिहाफ पे जंग लड़ रहे हैं यमन में या सीरिया में, तो उनको क्या करना पड़ता है, उनको फंड देने पड़ते हैं, सारा कुछ करना पड़ता है। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें भी क्या होता है, मुल्क की इकॉनमी पे भी असर आता है, ओवरऑल भी बहुत सारे मसाइल आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी जो होता है ना प्रेशर आता है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं। तो ये सारी जी सिचुएशन सर। जो है इसको बोल प्रॉक्सी वॉर में आ जाती है। ठीक है जी। जी सर। फिर आ जाता है जी आपके पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, या इसको रजीम चेंज भी कहा जा सकता है। वैसे ज़्यादा बेहतर यही है कि इसको कर लेते हैं रजीम चेंज। ठीक है, जी इसको मैंने ना रजीम चेंज कर दिया। अब रजीम चेंज क्या है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो अमेरिका को अच्छी नहीं लगती। जैसे इमरान खान कहता है जी मेरी गवर्नमेंट जो है उसको जो है ना अमेरिका ने चेंज करवाया, मेरी गवर्नमेंट को अमेरिका ने गिरवाया। तो अब क्या है जी इसमें, जी सर। अमेरिका है उसको पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मसले हैं, वो उनकी बात नहीं मानती, तो वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा काम करवाएंगे जिससे वो मुल्क, वो गवर्नमेंट गिर जाए। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट एक गिरती है तो उससे क्या होता है, वो अपने मफाद हासिल कर लेते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी की गवर्नमेंट ले आते हैं और फिर अपने जो मफाद होते हैं उनसे पूरे करवा लेते हैं। ये उन्होंने बहुत जगहों पे किया है, अमेरिका की तो हिस्ट्री है। ईरान में उन्होंने इसी तरह किया जी था। सर। इसी तरह जो ये जो हैं अपने उनके साउथ अमेरिका में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ जहाँ पे उन्होंने ऐसे किया था। तो इसकी एक और मिसाल ये जी है सर। कि अगर किसी मुल्क में जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो आप इलेक्शंस में क्या करें, कुछ इंटरफेयर कर दें। ठीक है। अब इलेक्शन जो होते हैं उसमें क्या करें कि वहाँ पे अगर फर्ज इस तरह करें कि कोई आ, अपनी मर्जी का जो बंदा है उसको फंड करना शुरू कर दें। यानी दो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, दो पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वो क्या करें, अपनी मर्जी की पार्टी को क्या करें,
फंड करना शुरू कर दें। जब उसको फंड करेंगे वो अच्छी कैंपेन चलाएंगे या पैसे दे के वोट खरीद लेंगे, तो वो भी उस तरह से भी क्या होता है, बिल्कुल। अपनी मर्जी की गवर्नमेंट जो होती है ना किसी दूसरे मुल्क में लाई जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह के, इसी तरह इलेक्शन में दूसरी तरफ जो है अगर ईवीएम है, ईवीएम अगर कहाँ पे, जो ईवीएम का आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो है, अब इसमें क्या है, इसमें भी किया जा सकता है कि आप साइबर अटैक करवा के जो बंदा जीत रहा है उसको हरवा दें, जो हार रहा है उसको जितवा दें, तो इस तरह का भी किया जा सकता है। जी सर। ठीक है, तो ये रशिया पे भी एलिगेशंस ऑफ रशियन इंटरफेरेंस इन यूएस इलेक्शंस ऑफ 2016, जो 2016 में इलेक्शन हुए थे ना यूएस में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो था वो जीता था, तो उसमें कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे ये इल्ज़ाम लगा था कि रशिया ने इंटरफेयर किया और डोनाल्ड ट्रंप को जितवाया। तो ये भी एक एग्जांपल है। तो रजीम चेंज जो है, इसके ज़रिए भी क्या किया जाता है, अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट ला के उस मुल्क में मफादात हासिल किए जाते हैं। जी सर। फिर आ जाता है जी साइबर अटैक्स। देखिए साइबर अटैक जो है, साइबर अटैक ये होता है कि जी आप किसी मुल्क के ये जो वेबसाइट्स होती हैं उन पे हमला कर दें, उन जी सर। उनको अटैक करके उनको हैक कर लें। ठीक है, हैक हो जाएगी कोई वेबसाइट तो आप अपनी मर्जी का, आपने सुना होगा बड़े बड़े किसी ने फलां वेबसाइट को हैक कर लिया, किसी ने फलां वेबसाइट को हैक कर लिया। तो जी जब सर। किसी मुल्क की कोई बड़ी वेबसाइट हैक हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि मुल्क का आप डेटा चोरी कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में अगर नादरा है, नादरा का आपको पता है जहाँ पे आईडी कार्ड जी बनते सर। हैं, तो नादरा जो है उसको अगर उसकी वेबसाइट को अगर कोई हैक कर ले तो उसका कितना बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान का पूरा डेटा बेस उस पर है। तो जब इस पे हमला जी होगा, सर। उस पर कोई पाकिस्तान का डेटा चोरी कर लेता है, तो उसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होता है और उसको मिसयूज़ किया जा सकता है, पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा सकता है और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये भी एक है कि किसी मुल्क को आप जो है ना इस तरह से भी डिस्टेबलाइज कर दें। जैसे जी पाकिस्तान सर। में एचबीएल जो है ना, बैंक जो है, हबीब बैंक लिमिटेड जो है, इसकी वेबसाइट पे भी अटैक हुआ था, जी साइबर सर। अटैक। इसको जो है ना उन्होंने एचबीएल वेबसाइट को, वेबसाइट वाज हैक्ड, तो इससे भी क्या हुआ, तो ये भी एक टैक्टिक है साइबर अटैक की। इसी तरह आजकल और भी बहुत सारी हैं, जैसे जी जो सर। डार्क वेब पे मुख्तलिफ जो लीडर्स होते हैं उनकी वीडियोस जो होती हैं, फेक वीडियोस बना के डाल देना। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान जी में सर। हुआ है ये एक दो पॉलिटिशियंस के साथ। तो वो वीडियोस जब आप जी सर। किसी भी लीडर की, किसी पॉपुलर लीडर की फेक वीडियो या उसकी असली भी हो जो उसकी प्राइवेट लाइफ की हो, तो वो अगर वीडियोस आप बना के इस तरह करते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी एक साइबर अटैक है कि किसी कंट्री का जो साइबर अटैक लीडर है। है उसके साथ आप इस तरह कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये कि वो वीडियो यूज़ करके उस लीडर को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। तो ये भी एक टैक्टिक को यूज़ होता है। जी सर। ये आप साथ साथ नोट कर लें क्योंकि स्लाइड्स में मैंने बस थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ, आपको पता होना चाहिए जी साथ। सर। आगे आ जाता है इकोनॉमिक सैंक्शंस। इकोनॉमिक सैंक्शंस मतलब माशी पाबंदियाँ। जी सर। अब देखें इसके भी ये होता है कि आप किसी मुल्क पे पाबंदियाँ लगा दें, माशी पाबंदियाँ लगा दें। उससे क्या होता है, माशी पाबंदियाँ ये होती हैं कि हम कहते हैं जैसे अमेरिका ने ईरान पे पाबंदियाँ लगाई, तो उसका ये होता है कि ईरान जो है वो कहते हैं जी जो शख्स ईरान के साथ कारोबार करेगा अमेरिका उसके साथ कारोबार नहीं करेगा, ये पाबंदी है। ठीक है, जो मुल्क, जी सर। जो कंट्री अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, कोई भी लिंक रखेगा, इकोनॉमिक लिंक, तो यूएस जो है उसके साथ लिंक जो है वो ख़त्म कर देगा। तो ये पाबंदी है। अब ये अभी लगी है ईरान पे, तो इससे क्या होता है कि उस मुल्क की जी सर। इकॉनमी तबाह हो जाती है और अल्टीमेटली वो जो होता है वो अपने दुश्मन मुल्क के सामने घुटने टेक देता है और कहता है कि यार आप जो जो बात कहते हो मैं मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक तरीका जी सर। की क्या है, ये भी हाइब्रिड वॉर है। इसमें डायरेक्टली नहीं लड़ा जा जी रहा, सर। इनडायरेक्टली लड़ा जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है कि एक मुल्क की जो है आप क्या कर रहे हैं, इकॉनमी तबाह कर रहे हैं और जी सर। अल्टीमेटली उसको जो है ना अपने सामने झुका रहे हैं। तो पहले क्या होता था कि एक जी दूसरे सर। वेपन्स के ज़रिए एक दूसरे को झुकाया जाता था। आज ये मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करके भी दूसरे ममालिक को, अपने जी सामने सर। दुश्मन ममालिक को झुकाया जा रहा है। जैसे पाकिस्तान को फेटफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था।
जी ठीक है। सर। तो ये भी एक जो है ना एक टैक्टिक है, इसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस में आ जाती है कि आप किसी मुल्क को जो है ना उसकी उसको ग्रे लिस्ट कर दें या ब्लैक लिस्ट कर दें, तो इससे भी क्या होता है वो मुल्क बदनाम तो नहीं, सॉरी, वो उसकी इकॉनमी पे असर आता है। सही है। जी सर। नेक्स्ट आ जाता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर क्या होती है? इसमें ऐसे होता है कि आप जो है ना किसी मुल्क के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे होते हैं, फेक न्यूज़ फैला देना, झूठी बातें फैला देना, ताकि वो मुल्क जो है ना आपका यानी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की अभी बात कर लें, जैसे इमरान खान पर अभी हमला हुआ है, ठीक है, जी सर। अटैक हुआ है उस पर, असैसिनेशन अटैक। तो अब उसके नतीजे में अगर ये वाला प्रोपेगंडा चल रहा है मुल्क में कि जी ये आर्मी ने करवाया है, ये करवा, अब ये क्या है, इससे पाकिस्तान आर्मी बदनाम हो रही है। ठीक है। इसी तरह जी सर। ये पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि नहीं पाकिस्तान को तो चलाई आर्मी रही है। नो डाउट ये बात हकीकत भी है, लेकिन ये एक इंटरनेशनल लेवल पे इतना ज़्यादा प्रोपेगंडा है, इतना ज़्यादा प्रोपेगंडा है कि हर मुल्क में आर्मी का एक रोल होता है, लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को एक नेगेटिवली यानी पोर्ट्रे किया जाता है। बाकी अब इंडिया में आर्मी का क्या रोल नहीं है, आर्मी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है, वहाँ पे भी यूएस में करती है, हर जगह जी पे सर। करती है। तो लेकिन पाकिस्तान में इस चीज़ को इतना ज़्यादा नेगेटिवली पोर्ट्रे किया गया है कि इसका जो है ना वो हो गया है, मुल्क जो है वो बदनाम बदनाम हो रहा है। जी सर। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं जी इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी क्या होती है कि आप मिलिटेंट ग्रुप्स जो होते हैं ना, यानी ये जो जंगजू होते हैं, इनको उस मुल्क में फंड करना शुरू कर दें। यानी दुश्मन मुल्क में क्या करें कि जंगजू जो होते हैं या मिलिटेंट्स जो होते हैं या एक्सट्रीमिस्ट जो होते हैं उनको फंड करना शुरू कर दें। तो उनको जब फंड आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो उस मुल्क में धमाके करवाते हैं, अटैक्स करेंगे, जो है ना टारगेट खेलेंगे, इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उससे भी क्या होता है वो जी मुल्क, सर। दुश्मन मुल्क जो होता है वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो जाता है, और फिर आप उससे अपने मफादात जो होते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जैसे इंडिया जो है वो पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है। तरीके जी सर। तालिबान पाकिस्तान और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये दोनों जो है इनको इंडिया जो है ओपनली, ये सबको अब पता है कि ये सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी आप करवा के दुश्मन मुल्क को जो है ना वो बर्बाद कर सकते हैं, उसके खिलाफ जो है ना उसको डिस्टेबलाइज करके अपने मफादात हासिल कर सकते हैं। अब लास्ट पे साइकोलॉजिकल वारफेयर। साइकोलॉजिकल वारफेयर ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया है ना, अब आपको पता है ये दोनों मुल्क जो है इनको आपस में वो होता है एक जंग का मसला, यानी मतलब एक दूसरे के साथ दुश्मनी है, जब से बने हैं तब से दुश्मनी है। जी सर। तो अब मसला ये हो रहा है कि इंडिया जो है ना वो आए रोज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है ना वो अपने ख़रीद रहा है, यानी लेटेस्ट वो हेलीकॉप्टर्स ख़रीद रहा है, या लेटेस्ट फाइटर जेट्स ख़रीद रहा है, या लेटेस्ट वो क्या उसे बोलते हैं मिज़ाइल्स जो हैं वो बना रहा है। तो इससे क्या होता है कि पाकिस्तान को भी फिर उतनी उस हिसाब से चीज़ें बनानी पड़ती हैं। यानी अब दो मुल्क हैं, अगर जी सर। उन्होंने आपस में बराबरी रखनी है ताकि जंग जो है ना कोई एक मुल्क दूसरे पे जंग ना मुसल्लत कर दे, तो क्या होता है कि अगर इंडिया जो है वो अपनी अपनी वेपनरी जो है, अपने अपने जो हथियार जो हैं वो लेटेस्ट करता है, नए बनाता है, तो पाकिस्तान को भी, हालांकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, इंडिया बड़ा जी मुल्क है, सर। उनका उनका जो बजट है हमसे छः जी सात सर। गुना ज़्यादा है, जो जी डिफेंस सर। बजट है। तो क्या करना पड़ता है पाकिस्तान को भी उसके मुकाबले में हम बहुत बहुत कुछ करना पड़ता है। तो क्या होता है कि जी पाकिस्तान हर वक्त दूसरे मुल्क को क्या रखें आप, साइकोलॉजिकली आप उसको जंग की हालत में रखें कि आप जंग आपने करनी नहीं है, आप ऐसे हथियार नए नए बनाए जा रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, आप नए हथियार खरीद रहे हैं, आप नए नए मिसाइल खरीद रहे हैं, तो अब दुश्मन मुल्क जो है उसको भी वो करना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि वो बजाय इसके कि वो अपना पैसा जो है वो वेलफेयर पे लगाए, वो इन चीज़ों पे लगा रहा है, हथियारों पे लगा रहा है, वेपन्स पे जी लगा सर। रहा है।
तो ये क्या है, एक साइकोलॉजिकली एक एक दुश्मन मुल्क को जंग में रखना होता है, इसको ये बोलते हैं। ठीक है। जी सर। तो ये जो जी सर। ये भी एक टैक्टिक होती है अपने दुश्मन मुल्क को जो है ना जेर करने की। तो जी ये आज हमने टैक्टिक्स तक पढ़ लिया। कल हम लोग आगे इसके जो है ना मज़ीद देखेंगे कि इसके ये पूरी दुनिया में मतलब इसके अमन का जो है, यानी ग्लोबल पीस जो है उसको ये किस तरह उसके लिए थ्रेट है वो देखेंगे, और फिर हम वे फॉरवर्ड देखेंगे कि इसके लिए हम इसका हल क्या है, हम इसको कैसे जो है ना टैकल कर सकते हैं। तो कल वाले लेक्चर में ये हाइब्रिड वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जी सर। जी सर। इंशाल्लाह।